वेलकम टू द क्लास एंड वेलकम टू द न्यू कोर्स। आज से हम PHP स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस क्लास से देखेंगे कि PHP क्या है और किस लिए इस्तेमाल की जाती है और हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर बात करें तो सबसे पहले आप वेबसाइट के हवाले से पढ़ते हैं कि वेबसाइट क्या है, ठीक है। वेबसाइट कितनी तरह की होती हैं, तो हमने स्टैटिक एंड डायनेमिक के दरमियान डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। जहाँ स्टैटिक के अंदर डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि डायनेमिक के अंदर डेटाबेस इन्वॉल्व होता है। अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो स्टैटिक के अंदर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery और इससे रिलेटेड कुछ फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव पे। जबकि हम जब डायनेमिक साइड पर आते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग पैटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग पैटर्न में समटाइम हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सर्वर साइड यूज़ करते हैं, समटाइम क्लाइंट साइड यूज़ करते हैं। जैसे मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैं PHP की बात करूँ तो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसके ज़रिए से हम एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। और हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के ज़रिए से ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग है प्लस, जिसके ज़रिए से आप एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ फर्स्ट सेशन हमारा जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ होगा, फिर सेकंड सेशन पे हम ड्रीम वीवर के ज़रिए जो है PHP को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो वहाँ पर हम अपने लोकल होस्ट को सेट करेंगे कि ड्रीम वीवर पे लोकल होस्ट सेट कैसे किया जाता है। देन हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि PHP पे बाकायदा काम स्टार्ट किस तरह से किया जाता है। तो लेट स्टार्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव है कुछ कि हम हिस्ट्री देखेंगे, नीड देखेंगे PHP की, और सिंपल PHP हम स्क्रिप्ट किस तरह से लिखते हैं एंड सो ऑन। So PHP stand for, as I said earlier, hypertext preprocessor is an open source scripting language। open source से मुराद ये है कि हर कोई यूज़र इसको फ्रीली इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह PHP is used for developing dynamic web pages। जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया कि डायनेमिक वेब पेज बनाया जाता है और उसमें डिफरेंस भी देखा स्टैटिक और डायनेमिक में कि डायनेमिक के अंदर डेटाबेस इन्वॉल्व है। इसी तरह इज एम्बेडेड इन अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी PHP के टैग को आप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ एम्बेड भी कर सकते हैं, यानी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अगर मैं PHP की कोडिंग कर रहा हूँ तो उसी कोडिंग के साथ HTML को भी, हाइपरटेक्स्ट को भी वहाँ पर इन्वॉल्व करवा सकता हूँ। कैसे, वो हम जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे। इसी तरह PHP स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन अ वेब सर्वर। तो PHP के प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं या रन कर रहे होते हैं तो आपको एक सर्वर की ज़रूरत होती है जो कि लोकल होस्ट के बिहाफ पर काम करे, क्योंकि जब तक आपके पास लोकल सर्वर नहीं होगा आप वेब पेज पर अपने आउटपुट को नहीं देख सकते। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप ASP.NET और MVC पर या काम करते वक्त विजुअल स्टूडियो पर पहले हम अपने लोकल होस्ट को एक्टिव करते हैं, जिसको हम IIS सर्वर कह रहे होते हैं, तो बिल्ट इन तौर पर वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन इस वक्त हम PHP को जो है वो ड्रीम वीवर पर इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा इसके लिए आपके पास वैम्प या फिर जैम्प सर्वर का होना ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है हम आगे चल के उसे देखेंगे। कुछ हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो 1994 पे PHP वॉज क्रिएटेड बाय रैस्मस लेडरूफ नामी शख्स ने इसे इन्वेंट किया। लेटर इनकॉर्पोरेटेड विद अ फॉर्म इंटरप्रेटर FI टू क्रिएट PHP FI। कुछ दिनों के बाद जो है वो जो फॉर्म था हमारा इंटरप्रेटर, इसके साथ ये मिलकर PHP FI बन गया। PHP FI क्या करता था, वो इनेबल करता था आपको कम्युनिकेशन विद डेटाबेस, यानी डेटाबेस के साथ वो आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता था। इसी तरह आप PHP FI के साथ मिलकर डेवलप कर सकते थे एक डायनेमिक वेब पेजेस। 1997 के अंदर ये वर्जन रिलीज होते गए, सो ऑन 2.0 आया, फिर FI हटकर 3.0 हो गया, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ PHP वर्जन शुरू हो गई, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इन्वेंट किया गया, यानी उसके सिंटैक्स को ऐड करवाया गया। फिर डिफरेंट डेटाबेस को इन्वॉल्व किया गया 3 के अंदर। प्रोटोकॉल्स लाए गए सच एज HTTP प्रोटोकॉल्स, जो कि इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसको ऐड कराया गया 3 पर। इसी तरह APIs को इन्वेंट करवाया गया, उसके अंदर डिज़ाइन करवाया गया कि हम PHP को यूज़ करते हुए API कैसे यूज़ करते हैं, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह PHP के कुछ डिफरेंट वर्जन आते गए। 2011 के बाद भी मज़ीद वर्जन्स आए। इस वक्त 7 पॉइंट समथिंग वर्जन जो है वो लेटेस्ट है, जो कि 2021 तक जो है एप्लीकेबल है, और उसके बाद फिर मज़ीद वर्जन्स डे टू डे मॉडिफिकेशन होती रहती है प्रोग्रामिंग में। तो
के अंदर 4.0 आया, फिर इसी तरह 2004 पे 5.0। अगर मैं 11 की बात करूं तो करंट वर्जन 11 का जो था वो 5.3.6 था। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि इस वक्त 2019 में 7 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 7.3 इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है PHP का। और हमें पता है कि डे टू डे वर्जन्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सम बेसिक एंड नीडफुल प्रोटोकॉल। इसके बाद इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हमें पता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या मुराद है, जहाँ यानी हम अपने वेब पेज को सर्वर के बिहाफ पर हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड से मुराद ये होती है ये चीज़ें कि जो चीज़ यूज़र पेज पर एग्जीक्यूट करवा रहा होता है तो वो हिट सर्वर पे नहीं जाता। लेकिन जब मैं सर्वर साइड की बात करता हूँ तो सर्वर से मुराद ये है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर यूज़र और एडमिन के दरमियान एक रिलेशन बना हुआ है। जब आप कोई चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आपके सर्वर में जाकर हिट करता है और सर्वर से रिक्वेस्ट आके आपको वेब पेज पर दिख रही होती है, जो कि डायनेमिक वेब पेज के अंदर ये सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा होता है। तो सर्वर वो एरिया है जहाँ पर वो तमाम रिपोजिटरी जाकर सेव हो रही होती है और इसी चीज़ को हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कह रहे होते हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे ईजी टू लर्न, यूज़ एंड इम्प्लीमेंट। PHP आसानी के साथ लिखी जा सकती है और सीखी जा सकती है। फ्रीली अवेलेबल है, कस्टमाइजेबल है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यानी इसमें चेंजेस आसानी के साथ करते हैं। और इसी तरह एग्जीक्यूटेड ऑन एनी वेब सर्वर और ऑन एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वेब ब्राउज़र पर आप इसे रन कर सकते हैं। सिमिलरली जो यूजेस हैं PHP के, आप एप्लीकेशन कंट्रोल पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन करने के लिए HTTP सर्वर के ज़रिए, डेटाबेस एक्सेस करना है, इसमें आप SQL भी यूज़ कर सकते हैं। MySQL को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर। इसी तरह फाइल एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल XML की फ़ाइल है, PDF की फ़ाइल है और HTML की फ़ाइल है, तो इन तमाम फ़ाइल को भी आप PHP के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। कुछ मज़ीद यूजेज के साथ उसके यूजेस बताए जा रहे हैं कि ग्राफिक्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी इमेजेस या PNS फॉर्मेट की इमेजेस हैं, ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, इन्हें भी आप PHP के थ्रू अपने वेब पेज पर ऐड करवा सकते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के हवाले से भी हम बात कर चुके हैं। कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग भी इसमें यूज़ की जा सकती है अगर आप लिनक्स या यूनिक्स के अंदर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और लिनक्स के हवाले से हम प्रीवियस सेशंस पे हम कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस सेशंस को भी आप देखें, मैं वो वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा चैनल पर, तो वहाँ पर भी वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लिनक्स की कमांड किस तरह से होती हैं, लिनक्स क्या है, तो वहाँ पर भी आप PHP के कमांड को कमांड बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन GUI बेस भी आप इसके ज़रिए बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा इस वक्त फोकस जो है वो PHP डायनेमिक वेबसाइट है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस कंप्लीट सेशन के अंदर हम क्या करें, डायनेमिक वेबसाइट के रिस्पेक्ट से PHP को हैंडल करेंगे। सिमिलरली PHP टूल्स के हवाले से कुछ बताया जा रहा है कि PHP टूल्स आर द टेक्स्ट एडिटर, जो टेक्स्ट एडिटर हैं जहाँ पर आप PHP की कोडिंग करेंगे, ये टूल्स हैं। इसी तरह PHP टूल्स आर यूज फॉर डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग वेब पेजेस, वो टूल्स ही हैं जिसके ज़रिए से आप वेब पेजेस बनाते हैं। और PHP टूल्स आर इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ PHP, यानी जब PHP को आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आप इन टूल्स को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, PHP यहाँ पर कुछ इंस्टॉलेशन के हवाले से और टूल के हवाले से बात हो रही है, हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके मशीन पे कोई बेसिक IDE मौजूद है और आपने XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको किसी भी दूसरे फर्दर चीज़ों की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप XAMPP सर्वर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद किसी भी टेक्स्ट एडिटर को, फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड की बात करता हूँ या नोटपैड++ की बात करता हूँ, उनमें आप PHP की कोडिंग लिखेंगे, देन आप उसे सेव करेंगे। आप कोई भी फाइल का नाम लिखेंगे जो लिटरल होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने फाइल का नाम रखा फहद, उसके बाद मैं .php लिखूंगा, तो .php लिखने की वजह से वो फाइल रिजर्व हो जाएगी कि जो काम मैंने किया है वो PHP के लिए किया गया, ठीक है। तो PHP अपने मशीन पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास XAMPP मौजूद है, आप डायरेक्टली जंप करेंगे XAMPP सर्वर पर, यानी उस फोल्डर पर जो अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। उसके बाद वहाँ पर htdoc का फोल्डर होगा, वहाँ पर हम अपनी फाइल को ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो आप देखेंगे कि वेब सर्वर पर यानी किसी भी वेब ब्राउज़र पर आपको वो फाइल रन होकर उसका आउटपुट दिख रहा होगा। तो कैसे वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे अभी। तो ये कुछ टूल्स हैं बेसिक। इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वेब PHP पर, तो वेब सर्वर रिक्वायर्ड है आपको एक, ठीक है, जैसे कि मैंने जिक्र किया XAMPP या WAMP सर्वर। इसी तरह डेटाबेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हम MySQL को इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर। सपोर्ट जिन जिन वेब सर्वर को ये करता है, अपाची जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ZENIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज
यानी IIS, इन तीनों में से अगर कोई भी सर्वर आपके पास मौजूद है तो ये चीज़ें चल सकती हैं। डेटाबेस जो सपोर्ट करता है वो DB2 है, MySQL है और Oracle है, PostgreSQL है। ये कुछ डेटाबेस हैं जिसको PHP सपोर्ट कर रहा होता है। तो इन तीनों में से जो हम इस्तेमाल करेंगे, वेब सर्वर हमारे पास XAMPP होगा, जबकि इसकी बात करें अगर हम सर्वर की तो हम यहाँ पर हम XAMPP को यूज़ करेंगे, और डेटाबेस की बात करें तो हम MySQL को इस्तेमाल करेंगे पूरे PHP में। तो इस सेशन पे हमने कुछ थियोरेटिकल नॉलेज देखी कि PHP क्या है, किस तरह से हम उस पर काम करते हैं और किन किन चीज़ों को सपोर्ट PHP करता है, और इसी तरह हमने देखा कि इंस्टॉलेशन के दरमियान हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से डेटाबेस को इस्तेमाल करेंगे और कौन से सर्वर को हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेशन पे हम ये देखेंगे कि ड्रीम वीवर को हम किस तरह से सपोर्ट करवाएंगे कि वो मेरे डायरेक्टली फाइल को PHP के बिहाफ पर रन करे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने लोकल होस्ट को सेट करना होगा PHP पे, तो वो हम नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे।